मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने रिग्रेशन एनालिसिस का थियरी शुरू किया है। उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 मीनिंग एंड सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 दो क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, at what point do the two lines intersect each other? Question number 3, at what point do the two lines intersect each other? मतलब दो रिग्रेशन लाइन जो है वो एक दूसरे को कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। इंटरसेक्ट मतलब गुजराती में એને કહેવાય છેદે, एक दूसरे को टच करे, इंटरसेक्ट छेदे, राइट गुजराती में। At what point do the two lines intersect each other? બે रिग्रेशन लाइन એકબીજાને કયા બિંદુમાં છેદે છે। तो ये हमने एग्जांपल के अंदर देखा था कि टू रिग्रेशन लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट x बार y बार। कौन से पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वो, तो x बार y बार पे इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे। थोड़ी जगह दी हुई है पैम्पलेट के अंदर, वहां ड्रॉ करना। ये x एक्सिस दिया हुआ है, y एक्सिस। समझो कि ये हमारा रिग्रेशन लाइन y ऑन x है। ये कौन सा रिग्रेशन लाइन है, y ऑन x। ठीक है, और ये दूसरा रिग्रेशन लाइन ऐसा है। फॉर एग्जांपल ये है हमारा x ऑन y, दिख रहा है x ऑन y। तो ये एक दूसरे को यहां इंटरसेक्ट कर रहे, आ एक बीजाने आ बिंदु में छेदे छे। तो यहां पे मुझे कौन सा पॉइंट मिलेगा, तो यहां मुझे मिलेगा x बार y बार। ठीक है, तो दो रिग्रेशन लाइन x ऑन y, y ऑन x एक बीजाने छेदे छे, आ बिंदु में छेदे छे। तो आ जे बिंदु में छेदे छे बिंदु ने શું કહેવામાં આવશે, x बार y बार કહેવાશે। यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं x एक्सिस पे, तो नीचे मुझे x बार का वैल्यू मिलेगा, और यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन आड़ी लिटी दूर छू परपेंडिकुलर y एक्सिस पर, तो यहां मुझे y बार का वैल्यू मिलेगा इस तरह से। यहां नीचे मुझे x बार का वैल्यू मिलेगा, और इधर से यहां पे y बार का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो टू रिग्रेशन लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट x बार y बार। दो रिग्रेशन लाइन एक दूसरे को बिंदु या पॉइंट x बार y बार के अंदर इंटरसेक्ट करेगी। आंसर देखो, बोथ द रिग्रेशन लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट x बार एंड y बार। x बार y बार वाले पॉइंट के ऊपर दो रिग्रेशन लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। फिर जगह दी हुई है फर्स्ट पेज पे, वहां पे ये ड्रॉ कर देना जैसे कि मैंने बोर्ड पे ड्रॉ किया है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन डू दिस लाइंस आर कोइंसाइड। COIN CIDE करना है, यहाँ SIDE दिया हुआ है, CIDE करना है। क्वेश्चन नंबर 4, when do these lines are coincide। coincide का मतलब होता है सेम, इक्वल। गुजराती में कहता था આપણે एकाकार। दो रिग्रेशन लाइन कोइंसाइड कब कहलाएगी, तो व्हेन देयर इज परफेक्ट कोरिलेशन, જ્યારે બે ચલ વચ્ચે संपूर्ण सहसंबंध હશે। परफेक्ट पॉजिटिव होगा या फिर परफेक्ट नेगेटिव होगा। परफेक्ट पॉजिटिव मतलब r का वैल्यू +1 मिलेगा, या फिर r का वैल्यू -1 मिलेगा। परफेक्ट नेगेटिव, तो जब r का वैल्यू +1 मिले या r का वैल्यू -1 मिले, मतलब कि परफेक्ट पॉजिटिव या परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन कोएफिशिएंट होगा।
उस टाइम दो रिग्रेशन लाइन जो है वो कोइंसाइड होगी। COINCIDE करना, स्पेलिंग में गड़बड़ है। कोइंसाइड का स्पेलिंग देख लेना, बोर्ड पे लिखा है ऐसा लिखना है, COINCIDE। तो कोइंसाइड कब होगी? दो केस में। कौन से दो केस में? परफेक्ट कोरिलेशन, दैट इज R इक्वल टू +1 होगा या R इक्वल टू क्या होगा? -1। तो दो रिग्रेशन लाइन जो है वो कोइंसाइड होगी, एकाकार थશે, संपाती थશે। अब ये कोइंसाइड का मतलब क्या हुआ? दोनों रिग्रेशन लाइन सेम होगी। जो y on x है वही x on y है, और जो x on y है वही y on x है। दोनों इक्वल मिलेंगे। कब इक्वल मिलेंगे? तो जब परफेक्ट कोरिलेशन होगा, मतलब कि R इक्वल टू +1 होगा या R इक्वल टू -1 होगा, उस टाइम दो रिग्रेशन लाइन कोइंसाइड होगी। देखो अंदर आंसर में, if the correlation between two variables is either perfect positive or perfect negative, +1 मतलब perfect positive, -1 मतलब perfect negative, then the two regression lines will coincide। coincide का स्पेलिंग ये वाला लिखना, coincide each other, एक दूसरे को सेम मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर R इक्वल टू +1 हुआ तो हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, x एक्सिस है, y एक्सिस है, यहाँ 0 लिखना है। +1 है तो नीचे से ऊपर की ओर जो y ऑन x है वही x ऑन y है, यहाँ पे R इक्वल टू 1 लिखना है या +1। और फिर दूसरा, ये x एक्सिस, y एक्सिस, यहाँ 0 लिखेंगे हम। ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे मतलब R इक्वल टू क्या हो गया इधर? -1। जो y ऑन x है वही x ऑन y भी है। तो ये याद रखना, परफेक्ट पॉजिटिव दैट इज R इक्वल टू +1 या परफेक्ट नेगेटिव R इक्वल टू -1 होगा तो दो रिग्रेशन लाइन कोइंसाइड कहलाएगी, एकाकार थશે, राइट। फिर आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर ये दो डायग्राम ड्रॉ कर देना। When the regression line are perpendicular, perpendicular गुजराती अर्थ થાય પરસ્પર લંબ, intersect each other at 90 degree angle, 90 અંશના ખૂણે છેદે, બે નિયત સંબંધ રેખાઓ એકબીજાને, તો એને કહેવાય perpendicular, પરસ્પર લંબ, રાઈટ। देखो अंदर क्वेश्चन 5, when the regression lines are perpendicular, perpendicular ગુજરાતીમાં કહેવાય પરસ્પર લંબ, બીજા શબ્દમાં intersect at 90 degree angle, 90 અંશના ખૂણે છેદે, right? When the regression line are perpendicular, that is intersect at 90 degree angle to each other. एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पे कब इंटरसेक्ट करेंगे? तो व्हेन R इक्वल टू 0, R इक्वल टू 0 मतलब एब्सेंस ऑफ लिनियर कोरिलेशन, सुरेखा संबंधનો अभाव હશે। R इक्वल टू 0 होगा उस टाइम टू रिग्रेशन लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों रिग्रेशन लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर होंगी, मतलब कि 90 डिग्री एंगल पे इंटरसेक्ट करेंगे, 90 डिग्री इंटरसेक्ट करेंगे, 90 अंशना खूणे छेद से। हम डायग्राम बनाते हैं उसका भी। एक्स एक्सिस दिया हुआ है, वाई एक्सिस दिया हुआ है, यहाँ 0 है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एक्स ऑन वाई है, ये हमारा वाई ऑन एक्स है, ये वाई ऑन एक्स है, ये वाला जो है वो एक्स ऑन वाई है। तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक बीजा ने छेदे छे, त्या काटखूणो बनसे, 90 डिग्री एंगल बनाया यहाँ पे, ठीक है।
पहला, दोनों एक दूसरे को कहां इंटरसेक्ट करते हैं? तो एक्स बार वाई बार वाले पॉइंट पे। कोइंसाइड कब रहते हैं? तो व्हेन आर इज इक्वल टू +1 या आर इज इक्वल टू -1 होगा तो कोइंसाइड। और परपेंडिकुलर, परस्पर लंब, या फिर दूसरा वर्ड उसके लिए मैंने लिखा है इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। 90 डिग्री के ऊपर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे 90 अंश ना खूणे छेद से। तो क्या है छेद से? तो व्हेन आर इज 0, जब आर का वैल्यू कितना होगा? 0 होगा। मतलब नो कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल के बीच में कोई कोरिलेशन नहीं होगा। तब देखो अंदर क्वेश्चन नंबर 5, इफ द वेरिएबल्स आर अनकोरिलेटेड, अनकोरिलेटेड मतलब दो वेरिएबल के बीच में कोरिलेशन नहीं है, दैट इज आर इक्वल टू 0, आर का वैल्यू 0 होगा, रिग्रेशन लाइंस आर अंडरलाइन परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे को परपेंडिकुलर होंगे। तो परपेंडिकुलर के लिए दूसरा वर्ड भी लिख देना, इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री एंगल, एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पे इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 5, तीन क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन किए। तीनों के अंदर जो जो डायग्राम ड्रॉ करना है वो ड्रॉ कर दो, वीडियो को पॉज करके इतना कर दो, फिर बाद में आगे मैं पढ़ा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6, रिग्रेशन कोएफिशिएंट। अब रिग्रेशन कोएफिशिएंट क्या है? रिग्रेशन कोएफिशिएंट क्या है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसकी वैल्यू के अंदर एक यूनिट का चेंज करने से डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू में कितना चेंज होगा। फिर से बताऊं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू के अंदर एक यूनिट का चेंज करने से डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू के अंदर कितना चेंज होगा, वो हमको जिस मेजर से जानने मिलेगा, ऐसे मेजर को हम कहेंगे रिग्रेशन कोएफिशिएंट। चेंज इन द वैल्यू ऑफ y ड्यू टू यूनिट चेंज इन द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू के अंदर एक यूनिट का चेंज किया, इसकी वजह से y की वैल्यू में कितना चेंज होगा वो हम मेजर करेंगे, तो उसको कहेंगे हम रिग्रेशन कोएफिशिएंट y ऑन x। रिग्रेशन कोएफिशिएंट y ऑन x। उससे उल्टा y की वैल्यू के अंदर एक यूनिट का चेंज करने से x की वैल्यू में कितना चेंज हो रहा है वो हम मेजर करेंगे, तो उसको कहेंगे हम रिग्रेशन कोएफिशिएंट x ऑन y। रिग्रेशन कोएफिशिएंट x ऑन y मतलब कि दो रिग्रेशन कोएफिशिएंट हमको मिलते हैं, y ऑन x मिलता है और x ऑन y मिलता है। रिग्रेशन कोएफिशिएंट का सिंपल डेफिनेशन क्या है? तो कोई वेरिएबल के अंदर कितना चेंज हुआ वो मेजर कर रहे ड्यू टू यूनिट चेंज इन अदर वेरिएबल। किसी एक वेरिएबल के अंदर एक यूनिट का चेंज करने से दूसरे वेरिएबल के अंदर कितना चेंज हुआ वो अगर हम मेजर करते हैं तो उसको हम कहते हैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट। अब यहां पे x के अंदर एक यूनिट का चेंज करने से y में कितना चेंज हुआ वो y ऑन x कहलाएगा, और y में एक यूनिट का चेंज करने से x में कितना चेंज हुआ वो मेजर करेंगे, तो उसको रिग्रेशन कोएफिशिएंट x ऑन y कहेंगे। यहां हम लिखते थे b by x, ऐसा फॉर्मूला था n सिग्मा xy माइनस सिग्मा x इंटू सिग्मा y अपॉन n सिग्मा x स्क्वायर माइनस सिग्मा x द होल स्क्वायर। या जब एग्जाम्पल के अंदर सिग्मा x सिग्मा y सिग्मा x स्क्वायर सिग्मा y स्क्वायर सिग्मा xy सभी कुछ डायरेक्टली दिया होगा वो फॉर्मूला है। और इसी तरह से इसको हम लिखेंगे bxy n सिग्मा xy माइनस सिग्मा x इंटू सिग्मा y डिवाइड बाय n सिग्मा y स्क्वायर माइनस सिग्मा y द होल स्क्वायर। ठीक है, चेंज in the value of
one variable caused by એટલે ને કારણે caused by a unit change in the value of another variable is called regression coefficient. કોઈ વેરિયેબલની વેલ્યુમાં કેટલો ચેન્જ થયો બીજા વેરિયેબલની વેલ્યુમાં એક યુનિટનો ચેન્જ કરવાને લીધે એને નિયત સંબંધાંક કહેવાય रिग्रेशन कोएफिशिएंट। और रिग्रेशन कोएफिशिएंट दो टाइप के, एक y on x दूसरा x on y। ठीक है, चलो अंदर क्वेश्चन पढ़ते हैं। It indicates the changes in the value of one variable caused by a unit change in the value of other variable। अदर वेरिएबल के अंदर एक यूनिट का चेंज करने से वेरिएबल के अंदर कितना चेंज हो रहा है वो मेजर करने को हम बोलते हैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट। सिंस बिकॉज कारण के देयर आर टू रिग्रेशन इक्वेशंस। रिग्रेशन इक्वेशंस कितने होते हैं? दो, एक y on x एक x on y। तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट भी कितने होंगे? दो, एक y on x दूसरा x on y। अंडरस्टैंड? देयर आर टू रिग्रेशन इक्वेशंस, देयर आर आल्सो टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स। हमेशा दो रिग्रेशन इक्वेशन होते हैं, इसलिए हमेशा दो रिग्रेशन कोएफिशिएंट भी होते हैं। वन ऑफ y एंड x, एंड लिखा है वहां ऑन कर देना, y on x एंड सेकेंड x on y। इट इज डिनोटेड बाय b, उसको b लिखने में आता है। रिग्रेशन कोएफिशिएंट को क्या कहते हैं? b। b को b(y(x) भी कह सकते हैं और b(x(y) भी। y on x का रिग्रेशन कोएफिशिएंट है तो b(y on x) लिखेंगे, और x on y का रिग्रेशन कोएफिशिएंट है तो b(x(y) लिखेंगे। अंडरस्टैंड? देखो आगे, regression coefficient of y on x. It indicates change in the value of variable y। वेरिएबल y की वैल्यू के अंदर कितना चेंज हुआ caused by a unit change in variable x। वेरिएबल x की वैल्यू के अंदर एक यूनिट का चेंज करने की वजह से वेरिएबल y के अंदर कितना चेंज हुआ वो मेजर किया, तो उसको हम कहेंगे y on x रिग्रेशन कोएफिशिएंट। इट इज डिनोटेड बाय b(y(x), उसको b(y(x) लिखते हैं। एंड इट इज गिवन बाय b(y(x) इक्वल टू सिग्मा xy माइनस सिग्मा x इनटू सिग्मा y अपॉन n। ये अंदर वाला फार्मूला नहीं लिखना है हमको ये फार्मूला लिख देना है। ठीक है, चेंज કરીને આ લખી દેજો બેટા। दूसरा देखो, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y on x, उसके बाद दूसरा टाइटल रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x on y। x on y का रिग्रेशन कोएफिशिएंट ये वाला देखो। इट इंडिकेट्स द चेंज इन द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल x। वेरिएबल x की वैल्यू के अंदर कितना चेंज हुआ वो बताएगा। caused by a unit change in the value of variable y। वेरिएबल y की वैल्यू के अंदर एक यूनिट का चेंज करने की वजह से वेरिएबल x की वैल्यू के अंदर कितना चेंज हो रहा है वो जो बताता है, वो जो इंडिकेट करता है, ऐसे रिग्रेशन कोएफिशिएंट को हम कहते हैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट x on y। It is denoted by bxy and it is given by bxy। b कैपिटल की जगह पे स्मॉल कर देना bxy, और फॉर्मूला ये वाला लिखना n सिग्मा xy माइनस सिग्मा x इंटू सिग्मा y अपॉन n सिग्मा x स्क्वायर माइनस सिग्मा y द होल स्क्वायर। It should be not that both the regression coefficients will have the same sign। मतलब क्या भाई b(y(x) और b(xy) दोनों का साइन कैसा होगा? सेम। दोनों अगर प्लस में होंगे या फिर दोनों माइनस में होंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि किसी एक का वैल्यू प्लस में होगा और किसी दूसरे का वैल्यू माइनस में होगा। दोनों एक साथ में प्लस होंगे या दोनों एक साथ में माइनस होंगे। दैट इज दे विल बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। मतलब दोनों एक साथ प्लस या फिर दोनों एक साथ माइनस, दोनों की नोटेशन अलग अलग डिफरेंट नहीं होगी। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 7। एक काम करो, पहले वीडियो को पोस्ट करके इतना लिख दो क्वेश्चन नंबर 6 तक, फिर मैं क्वेश्चन 7 पढ़ा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 7 स्टेट प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट। रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स की प्रॉपर्टीज लिखना है। ठीक है,
अब सबसे पहला पॉइंट, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज कोरिलेशन कोएफिशिएंट। मतलब क्या कि दो रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स, उसका ज्योमेट्रिक मीन गुणोत्तर मध्य એ શું છે તો કે ભાઈ કોરિલેશન કોએફિશિયન્ટ સહસંબંધાંક। ગુજરાતીમાં આપણે એવું કહેતા હતા કે સહસંબંધાંક એ બે નિયત સંબંધાંકોનો ગુણોત્તર મધ્યક છે। byx bxy दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके उसका रूट निकालेंगे तो हमको कोरिलेशन कोएफिशिएंट मतलब कि r का वैल्यू मिलेगा। सो r इक्वल टू हम ऐसा लिखते हैं प्लस और माइनस अंडर रूट byx इंटू bxy। अगर byx और bxy प्लस में है तो r का वैल्यू भी प्लस रहेगा, और byx bxy माइनस में है तो r का वैल्यू भी माइनस रहेगा। अंडरस्टैंड। फिर सेकंड पॉइंट के अंदर हमने ऐसा लिखा था कि byx इंटू bxy लेस देन और इक्वल टू 1। मतलब एग्जांपल के अंदर मैंने ऐसा लिखा था 0 लेस देन इक्वल टू byx इंटू bxy लेस देन इक्वल टू 1। byx और bxy दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो करेंगे वो हमेशा 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। इसका मतलब ऐसा हुआ कि byx bxy ये दोनों में से किसी एक का वैल्यू 1 से ज्यादा होगा तो बाकी रहने वाले का वैल्यू 1 से कम होगा। दोनों में से किसी एक का वैल्यू 1 से ज्यादा होगा तो बाकी रहा जो उसका वैल्यू 1 से कम होगा। सर ये कैसे, क्या बोल रहे हो हमको नहीं पता चल रहा है, मैं बता रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल आर का byx का वैल्यू आपको दिया हुआ है 1.5, फिर bxy का वैल्यू दिया हुआ है 1.03। अब यहां मैं r फाइंड करता हूं तो चलो दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं। एक 1.5 इंटू 1.03 करने से कितना मिलेगा, चलो 1.5 इंटू 1.03 तो मल्टीप्लिकेशन 1.545 मिलेगा। तो ये इनकरेक्ट कहलाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमेशा एक या उससे कम होना चाहिए। इसका मतलब ऐसा हुआ कि byx और bxy दोनों की वैल्यू एक साथ एक से ज्यादा नहीं हो सकती है। हाँ, एक का वैल्यू एक से ज्यादा होगा तो बाकी जो रहा उसका वैल्यू एक से कम होगा। फॉर एग्जाम्पल byx अगर आपको दिया है 1.5 एंड bxy आपको दिया है 0.37। अब यहां मल्टीप्लिकेशन करो 1.5 इंटू 0.37 करो तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना हो रहा है 1.5 इंटू 0.37 0.555। तो ये करेक्ट कहलाएगा। समझे? इसका मतलब ऐसा कि byx और bxy दोनों में से किसी एक का वैल्यू यूनिटी मतलब 1 से ज्यादा होगा तो जो बाकी रहा उसका वैल्यू हमेशा यूनिटी मतलब 1 से कम होगा। इफ वन ऑफ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट हैज वैल्यू ग्रेटर देन यूनिटी का मतलब 1, द अदर मस्ट बी लेस देन यूनिटी। दोनों में से किसी एक रिग्रेशन कोएफिशिएंट का वैल्यू 1 से ज्यादा है तो जो बाकी रहा उसका वैल्यू हमेशा 1 से कम होगा। ठीक है, देखो फर्स्ट पॉइंट, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज इक्वल टू कोरिलेशन कोएफिशिएंट। कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या है तो दो रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स का ज्योमेट्रिक मीन है, तो उसका फार्मूला लिखा हमने। दूसरा पॉइंट, byx इंटू bxy लेस देन इक्वल टू 1, मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने से 1 से हमेशा कम मिलेगा। बोथ रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स कैन नॉट ग्रेटर देन 1, दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स 1 से ज्यादा नहीं होंगे। देखो मैंने यहां लेके बताया आपको, दोनों अगर 1 से ज्यादा है तो मल्टीप्लिकेशन 1 से बढ़ जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए लिखा है बोथ रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1, दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स 1 से ज्यादा नहीं होंगे। 1 मतलब यूनिटी। हाँ, इफ वन ऑफ देम इज ग्रेटर देन 1, किसी एक का वैल्यू 1 से ज्यादा होगा, यहां दिख रहा है हमको 1.5, किसी एक का वैल्यू 1 से ज्यादा होगा, द अदर मस्ट बी लेस देन 1 मतलब यूनिटी। किसी एक का वैल्यू 1 से ज्यादा है तो जो बाकी रहा उसका वैल्यू हमेशा 1 से कम होगा। यहां 1 से ज्यादा है 1.5 है तो यहां 1 से कम है 0.37। अंडरस्टैंड?
चलो देन फिर थर्ड पॉइंट में क्या है कि अरिथमेटिक मीन ऑफ टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट BYX प्लस BXY डिवाइड बाय 2, ये दोनों की वैल्यू का समेशन किया और 2 से डिवाइड किया, तो ये जो अरिथमेटिक मीन मिला हमको, अरिथमेटिक मीन ऑफ टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू R के जितना होगा या R से ज्यादा होगा, कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स के जितना होगा या उससे ज्यादा होगा। arithmetic mean of the regression coefficient, third point, arithmetic mean of the regression coefficient is greater than or equal to correlation coefficient, मतलब दो रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स का अरिथमेटिक मीन हमको R के जितना मिलेगा या उससे ज्यादा मिलेगा, ग्रेटर देन BYX plus BXY divide by 2 always greater than or equal to R, R જેટલું મળશે या એના કરતા વધારે મળશે। फोर्थ पॉइंट, रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स आर, ये याद रखना, इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन बट इट इज डिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ स्केल। ऑन स्केल लिखा है ना, ऑन स्केल, तो ऑन चेंज ऑफ स्केल, चेंज ऑफ इतना ऐड कर देना, चेंज ऑफ स्केल। फोर्थ नंबर के पॉइंट में इतना ऐड करना है, चेंज ऑफ स्केल, चेंज लिखा नहीं है, ऑन स्केल डायरेक्ट, ऑन स्केल डायरेक्टली लिख दिया है, तो इतना वर्ड ऐड करना है, चेंज ऑफ स्केल, फोर्थ पॉइंट में। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई वो BYX और BXY के फॉर्मूले के अंदर हमने देखा था, हमने जब डिवाइड किया तो ऐसे फॉर्मूला लिखे थे CY अपॉन CX, फिर बाद में अंदर फॉर्मूला, फिर BXY के फॉर्मूले में ऐसा लिखा था CX डिवाइड बाय CY, फिर अंदर फॉर्मूला। तो ये CX डिवाइड बाय CY या CY डिवाइड बाय CX क्यों करना पड़ता है? क्योंकि हम वहां डिवाइड करते हैं CX से DX के अंदर, CX से डिवाइड करते हैं और DY के अंदर CY से डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करते हैं उसका मतलब चेंज ऑफ स्केल किया, तो चेंज ऑफ स्केल करने की इफेक्ट देना पड़ती है, इफेक्ट लिखना पड़ती है। क्यों? क्योंकि इट इज डिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ स्केल। उगम बिंदु परिवर्तन थी निरपेक्ष है बेटा, बट माप परिवर्तन थी निरपेक्ष नहीं, तो डिवाइड करते हैं, इसलिए यहाँ CY अपॉन CX या फिर CX अपॉन CY लिखना पड़ता है। देन लास्ट पॉइंट है, बोथ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स विल हैव द सेम साइन, दैट इज दे विल बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स की साइन हमेशा सेम होगी, या तो दोनों प्लस में होंगे या तो दोनों माइनस में होंगे। दोनों की साइन डिफरेंट पॉसिबल नहीं है, एक प्लस एक माइनस ऐसा पॉसिबल नहीं है, या तो दोनों एक साथ प्लस होंगे या तो दोनों एक साथ माइनस होंगे। ठीक है, तो आज थियरी के क्वेश्चंस के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट किया था और क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट किया है, तो जितना कुछ किया है वो सब कर देना। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, बाय एवरीवन।